गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। बच्चों, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों की 6वीं क्लास है। हम लोग रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। ये 6वां लेक्चर है भाई। तो कल से ही मैं अपनी बात इसी बात के साथ समापन किया था कि हम लोग कोड के बारे में मैक्सिमम जो कुछ भी आपके बोर्ड में है, जो आपके एकेडमिक बीएससी में है, जो आपके नीट के लेवल तक आपको ले जाता है, टेंडिंग करता है, उस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों का पुनः वही बात शुरू हुई। हम लोग कल जो पढ़े थे, कल हम प्रयोगों से आपको कुछ प्रयोग करवाए गए थे। यानी कल हम लोग पढ़े थे जिस विधि को, उसी विधि का नाम है इनिशियल रेट मेथड। कल हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उस विधि का नाम है इनिशियल रेट मेथड। ध्यान समझिएगा। इस विधि में तरह तरह के प्रयोग केमिस्टों के द्वारा किए जाते हैं। फिर हमने बताया था उन प्रयोगों में हम लोगों का ध्यान इस बात पे रहना चाहिए, कल की क्लास में सब बताया गया था, हमारा ध्यान इस बात पे रहना चाहिए कि कहां सांद्रता स्थिर है और कहां सांद्रता बदल रही है। सांद्रता के बदलने से अभिक्रिया दर बदल रही है, तो इसका मतलब उसके आर्डर के साथ क्या डिपेंडेंसी, हम ये मालूम कर रहे थे। तो कल हम लोग पढ़े थे बच्चों इनिशियल रेट मेथड, और कोड के कुछ 1 2 3 क्वेश्चन और भी बचे हैं जो अच्छे लेवल के हैं। यदि हम उनको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो आपकी पहुंच से दूर हो, यदि आप हमारी क्लासेस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और उसको ध्यान में अपने मन में संचित कर रहे हैं। ओके बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे इनिशियल रेट मेथड, और कोड के बारे में कुछ बातें और हैं। हम लोगों की 20-25 मिनट की जो ये क्लास है वह कोड के लिए डेडिकेट है, और कुछ बातें हम पढ़ा करके, जैसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं एक क्वेश्चन से। हम लोग लगातार न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं। बच्चे न्यूमेरिकल से एकदम ना डरें, क्योंकि न्यूमेरिकल ही वह होता है, सवाल ही वह होते हैं जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन करवाते हैं क्वेश्चन। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहे हैं। फिलहाल यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश से यदि कहीं समस्या है तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, सीबीएसई वालों को हिंदी से दिक्कत है तो हम इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। लेकिन सब चीज़ का कंसेप्ट एक ही है बच्चा, और मैं बार बार कर रहा हूँ कि हम लोग कोई यहाँ पे लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश हमारे लिए हमारे सर के ऊपर से जा रही कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब और कंजक्शन और हैज बीन हैड बीन इन सब का प्रयोग किया जा रहा है और मैं गलत कर दे रहा हूँ या आप गलत कर देंगे। तो इन सब बातों से एकदम दूर रहिए। आप कंटिन्यू क्लास के प्रति ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। लगातार ये 6वां 6th लेक्चर हमारा डिलीवर हो रहा है आपके सामने। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है। क्वेश्चन एक ऐसा अच्छा सा दे देगा। ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये नीट और जेई एडवांस में आया है। बच्चे बोर्ड वाले एकदम ना डरें, क्योंकि आपके लेवल से ही ये क्वेश्चन उठा है। तो यूपी बोर्ड के अच्छे बच्चों आते हैं नीट। एक रिएक्शन है 2A + 3B से उत्पाद बन रहा है P। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। यदि A तथा B के सांद्रताओं की कोटि क्रमशः कितना भैया 2 और -1 दी गई है। ध्यान से देखिएगा, दी गई है। तो कुछ बातें। पहला क्वेश्चन, पहला वेग नियम लिखो, यूपी बोर्ड का सवाल। दूसरा सवाल इसी में, के का मात्रक लिखो। बच्चे कुछ स्पीड से पकड़ रहे हैं, फटाफट। तीसरा, यदि, अब मैं लिखूंगा ना, यदि कि A की सांद्रता दुगुना कर दी जाए, केवल यानी केवल A को बढ़ाया जाए। चौथा, तो अभिक्रिया दर क्या होगी? अभिक्रिया दर, नई अभिक्रिया दर क्या होगी? फिर चौथा है, यदि B की
सवाल थोड़ा बड़ा है बच्चों, लेकिन एक ही सवाल कई, यदि बी की सांद्रता, इस लिखना ही नहीं चाहिए था, बी की सांद्रता आधा कर दी जाए। नेक्स्ट सवाल 5वां है इसी में, यदि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता दोनों की दोगुना कर दिया जाए। ओहो हो। फिर 6वां सवाल इसी में है, यदि, यही आया था नीट में, यदि बर्तन का आयतन दुगुना कर दिया जाए। लो भैया, एक बार तो पूरा सैंपटवे भर गया। ये है सवाल, 6 सवाल इक्के में। चलो प्यारे सीबीएसई के बच्चों, नोट दिस सवाल इन इंग्लिश, यहां लिख दे रहा हूं, बाकी सवाल तो वही है। इफ A and B have order respectively, क्रमशः कितना रखते हैं भैया, 2 and -1, फाइंड आउट। क्या यार कहते हैं इंग्लिश नहीं, हिंदी को जो आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र, तुम्हारे पास ये पावर रहनी चाहिए कि पूरा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। कुछ बातें मैं बता दे रहा हूं, हर चैप्टर में कुछ क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मों को बस आप जान, इसे कोटि को ऑर्डर कहा जाता है, और मॉलिक्यूलरिटी को क्या कहा जाता है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या कहा जाए। चलिए देखते हैं अभी। फाइंड आउट, पहली बात रेट लॉ एंड यूनिट ऑफ किसका, के का। दूसरा सवाल था, अब तो हमें लग रहा है कि अब लिखने की जरूरत नहीं है। इफ द कंसंट्रेशन, दुगुना को नहीं जानते हो, ट्वाइस। चलो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीज्ड बाय हाफ्ड, लो हो गया अंग्रेजी में। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इंक्रीज्ड ट्वाइस टाइम, इंग्लिश में। इफ द कंटेनर वॉल्यूम, इफ लिख देता हूं इसको, इफ कंटेनर वॉल्यूम इंक्रीज्ड दुगुना, ट्वाइस टाइम्स। लो भैया हिंदी और इंग्लिश रिमिक्स, हिंदी इंग्लिश रिमिक्स। अब इतना हम मिटा दे रहे हैं सवाल लगाने के लिए। अब हमसे ये शिकायत नहीं करेंगे बच्चे कि आप इंग्लिश में, तो मैं ये कहता हूं कि भैया आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, आप लोगों को तो हिंदी हमारी मदर टंग है, उसको देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हिंदी में कुछ दूसरा बोला जाता है, जैसे अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन, ऐसे कोटि मतलब ऑर्डर, और संख्यता मतलब मॉलिक्यूलरिटी, तो हम ये सब बताएंगे। बाकी तो ये सब पता लगाओ मतलब फाइंड आउट। इफ वेसल, कंटेनर वेसल भी कह सकते हो इसको। चलो ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट and solve the question. This is the question of the NEET and the JEE Advanced and also the basic question for the board exams. बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कितना छोटा सवाल है, कोट दे दिल गई है, एकर कोट दे दिल गई है बच्चा लोगों, शर्त लिख सकते हैं साहब। जब कोट दे दी गई है, ए और बी की निर्भरता बता दी गई है, क्या बता दी गई है, 2 है -1 है, तो भैया कुल कोट 2 -1, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोट की रिएक्शन चल रही है। अच्छा, के याद हो चुका है गुरुजी, सेकंड इनवर्स। पहला क्वेश्चन तो निकल गया भाई वाला। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, पहली बात खत्म, दूसरी बात शुरू। देखो भाई, यदि ए का दोगुना कर दिया जाए तो नई अभिक्रिया दर की, देखो ए को केवल दोगुना किया जा रहा है, बी में चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले तो तुम ट्रेडिशनल तरीका अपनाओ, फिर आरसी रूल अपनाना। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, कहोगे कि सर हम बेग नियम लिखेंगे, तो बेग नियम लिख, R1 के रहल हुई
ए का स्क्वायर रहा हुई, बी के पावर -1 रहा होगा। दूसरी नई दर ज्ञात करनी है, जबकि बदल गया है। क्या बदल गया है? कंसंट्रेशन बदल गया है। ए का बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। दो ठे इक्वेशन बन गए हैं, जी बन गए हैं। दूसरे में पहले की भाग दे देंगे, R2/R1 कर दोगे तो पाओगे K/K। ऊपर बता भैया 2A/A का स्क्वायर B/B पावर -1। कुल बात खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 2 2 जा 4 बचा, तो R2 बराबर 4R1। कोई शंका, कोई समस्या तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन लग गया, हाई वाला। दूसरा नहीं बे, तीसरा सवाल हो गया। पहला दूसरा दोनों हो गए थे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देख लो। अच्छा, आरसी रूल लगाओ। देख लगा बेटा, हमें कुछ चेंजमेंट ना होता। देखो कहा ना कि एक ही सांता में, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं रही है। तो बताओ इसकी सांता कितनी बढ़ा रहा है? 2 गुना। तो यहाँ पे हाई कोड दे ले, 2 दूनी 4। हाँ सर आया नहीं, अब क्रियाधर 4 हो जाएगी। फिर से नहीं समझो, जब बी के सांद्रता में कोई चेंजे नहीं कर रहा तो इसको बंद कर लो, हाइड कर लो यार, छुपा लो मूल्य के। फिर काय में दिक्कत आ गई? सांता बताओ, यहाँ 2 गुना कर देने पे 2 2 जा 2 2 जा 4 स्क्वायर, 4 टाइम्स बढ़ गई। हो गया आरसी रूल, हो गया आरसी रूल। तीसरा देखो, तीसरा कहें को चौथा सवाल हो गया ये हो गया। चौथा देख लो भैया, चौथे का आंसर, फोर्थ वाले का। बी की कंसंट्रेशन हाफ कर दी गई, तो फिर से वही वेग नियम लिखोगे, कहोगे R1 बराबर के ए का स्क्वायर बी का -1 जी। पहला समीकरण बन गया। दूसरा में कह रहा R2 बताना है, के वही रहेगा। ए की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं किया, बी की कंसंट्रेशन B/2 के पावर -1 करके सेकंड कर दिया। बोल बच्चन, R2/R1 दिख रहा है? यहां लिखता हूं, R2/R1 बता भैया, आता है आपको? बताओ। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा? हाई तो ऊपर गया लालोई, तो B/2 के बजाय 2/B हो गया होगा। इसको सॉल्व कर दें क्या बच्चों? देखो यहाँ पे कुछ बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, यहीं पे सॉल्व करना है। ये देखो दूसरे में पहले की भाग दे रहे हैं, R2 बटाएं सेकंड में फर्स्ट की भाग दे रहे हैं। सेकंड बाई फर्स्ट है, फर्स्ट में सेकंड की भी दे दो, तुम्हें जहां जो आसान लगे वो करो, बात वही आएगा, सेकंड बाई फर्स्ट। तो भैया R2/R1 हो गया। हाई बताओ ऊपर चल गया, तो B/2 गया है, तो ये हो जाएगा 2/B, क्योंकि इनवर्स है इसका। और ये बचा था भैया B-1 गया था, तो 1/B बच गया है। तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा भाई, बच गया 2। तो R2 बराबर 2R1। कोई प्रॉब्लम? ये भी सवाल सॉल्व हो गया। आरसी रूल लगा दीजिए सर जी। हाँ आरसी लगा दे रहे हैं, देख यहीं से आरसी लग जाएगा ना, जहां मेन वेग नियम लिखल है। ये वेग नियम है बच्चा आप लोगों का, पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी। वेग नियम का है बे, देख करके नहीं बता सकते हैं। वेग नियम प्रायोगिक बात है, रोज वह बतावल जाता है, प्रयोगों से सत्य हो रहा है। कल यहाँ इनिशियल रेट में था 3 प्रयोग 4 प्रयोग हो रहे हैं। चलो खैर, अब क्या हुआ? हाँ आरसी रूल लगाइए। बताओ भैया, इसमें कोई चेंज नहीं कह रहा है, इसका कोई मतलब है, खत्म हो गया। हाई इसको आधा करो, B/2 रहेगा, हाई इनवर्स है। 1/2 का इनवर्स 2 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, रेट 2 गुना बढ़ गया। किसको नहीं समझ में आ रहा है? इसको देखो, यहाँ पे आरसी रूल में लगा रहा हूं, हमें कोनो चेंज ना करता है। आधा करे है, तो आधा करे है, तो B/2 का इनवर्स हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, तो R2। चलिए इतना छाप लीजिए बच्चों, इतना छापा मार लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आ जाएंगे। और आरसी रूल हम लोग हर जगह लगा के देख रहे हैं। क्यों लगा के देख रहे हैं? क्योंकि यदि ये कंपटीशन के सवाल हुए, ABCD करके क्वेश्चन पूछा, तो हमारे पास ना इतनी जगह है, ना इतनी समय है कि हम ये सब अपना काम करें। समीकरण बनाएं, काटे पीटें, भाग वाग दें छोटे बच्चों की तरह। फटाफट लगाओ और रिवीजन करो, स्पीड आ जाएगी। हो गया? चलिए तो फिर इसको यहां से मिटा देते हैं।
बोलो भाई, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल या कोई इस तरह की समस्या होगी तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछिए, हमको समय रहता है एकदम रिप्लाई करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम कोई बहुत बिजी आदमी नहीं है, एकदम आप ही के बीच के हैं, आप ही लोगों के भाई बंधु हैं। हमारे पास आप ही के लिए समय निकाला जा रहा है, आप ही के लिए ये सब डेडिकेशन हो रहा है। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स कम टू फिफ्थ। ई तो हो जाई, छठों हो जाई। कहते इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इंक्रीज बाय ट्वाइस टाइम, दोनों फिर से वही कहेंगे। पहले तो वेग नियम लिख लो भैया, आर बराबर के, ए का इससे था संबंध, बी का इससे संबंध था, ये -1 ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया था, इसको R1 कर लो, R2 व्यक्त कर लो, करा के कर लो भैया, हई हो दुई का इसको एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, यस। नाउ व्हाट कैन वी डू, वी कैन डिवाइड R2 बाई R1, दूसरा में पहला का भाग दे दा है, दूसरा समीकरण पहले में भाग दे दे, कुछ मिलन की तीहे ना आवत है, के बटा के, चलो शॉर्टकट में देखो, 2/a का स्क्वायर हो गया भैया। बोल अब क्या कर दें हम, हाई हो गया होगा 2b अपॉन b का होल इनवर्स हो गया। अब क्या किया जाए भाई, हैं? यहाँ से तुमको सॉल्व करना सिखाते हैं, पहले यहाँ से देखो कैसे हो गया। देखो छोटे प्यारे बच्चों, यहाँ तो नहीं, तुमको यहाँ दिक्कत हो रही है लग रहा है, -1 b का इनवर्स। चलो पहले देखते हैं क्या क्या कट सकता है। ये कट सकता है, ये कट सकता है, यहाँ ये भी कट सकता है, ये भी कर सकता है, 2 2 जा 4 बचा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर दें, बताओ भैया। 2b था, 2b का इन्वर्स है तो इसका मतलब ये लिखा है 1/2b, है b का इन्वर्स लिखा तो लिखा है 1/b। फिर क्या करते हैं, ऊपर सबसे नीचे वाले गुणा ऊपर वाले में, बीचे वाले गुणा बीचे वाले में कह देवल जाला, तो हो जाए बच्चा b/2b, जी कट गया, बच गया 1/2। कितना बच गया, 4 यहाँ से आया था, 1/2 वहाँ से आया, कट गया, R2/R1 हो गया, कितना हो गया 2। इसका मतलब सर जी R2 पहले वाले अपक्रिया दर से 2 गुना तेज हो गया। किसी को कोई समस्या हो तो बोले, हाँ बोलो भैया। इसमें एक बार फिर से समझते हैं। क्यों एक बार फिर से समझते हैं, हमें लग रहा है इस क्वेश्चन को अब लास्ट बना देना चाहिए। ये न्यूमेरिकल आप कम से कम 12 13 15 न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। अब दैट्स इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड आल्सो फॉर द योर बेसिक कंपटीशन एग्जाम। चलो हमें कुछ कहे ना रहा है, 2 गुना करे रहे, शर्त रख दे रही, 2 गुना यो 2 गुना यो, फिर उसके बाद 2 समीकरण में भाग देते हैं, हमेशा की तरह भाग दे रहे हैं। है ना आवत रहे गुरु जी, एम में कोनो बात ना बच्चा, किसी के पावर यम के पावर -1 होता है तो उसको 1/m कहते हैं। इतनी छोटी मोटी गणित कक्षा 6 में 7 में पढ़ाई जाती है, फिर तो आप समझदार ही हैं। आंसर आ गया है, ध्यान से लिखिए, 21 सवाल इनफ है तुम्हारे परीक्षाओं के लिए। और अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बचा, ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। इफ द वेसल्स वॉल्यूम, इफ द कंटेनर वॉल्यूम, यानी जौने बर्तन में ये रिएक्शन होती है ओकर बर्तन का आयतन ही बढ़ा दिया जाए 2 गुना, तो आयतन का सांता के साथ उल्टा संबंध होता है भैया। सांता इज इक्वल टू मूल। चलिए अच्छा ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लेते हैं, छठवां सवाल लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद। और भी मन से देखिए, मेरा अपना मानना है कि हम आपको इस लेवल पे पहुंचा दें कि जब आप बोर्ड परीक्षा में अपने एग्जाम देने जा रहे हो तो आप फुली कॉन्फिडेंस में रहें कि आप एकदम वह अचीवमेंट करेंगे जो ए ग्रेड से एबव रहे। 70 नंबर का तुम्हारा पेपर है बच्चों, 70 नंबर का तुम्हारा पेपर है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, दैट इज इक्वल टू 100। इट इज डिपेंड ऑन योर नेचर, इट इज डिपेंड ऑन योर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑन विच, जो कुछ भी, ये 70 नंबर आपके अंदर की बात है। कोशिश करने वाले बच्चे हार नहीं होती है। 70 नंबर की थ्योरी में, केमिस्ट्री में 60+ जाना
एक चैलेंजिंग ही मैटर है और बहुत इंटरेस्टिंग मैटर भी है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अप्रिसिएबल मार्क्स हैं। यदि आप 70 नंबर की थ्योरी में 60 से या 60 प्लस चले जा रहे हैं या 60 से थोड़ा 1-2 नंबर पीछे भी, इसका मतलब यू आर ए गुड बॉय। और जब आपको जहां भी विज्ञान से संबंधित बातें आएंगी जिस चीज को पाने के लिए, वहां पर आपकी ये जो अंदर जो आपने ये मेंटेन किया है इतने दिनों में, वह तुरंत काम करेगा। जो चाहे आप भूलें या पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन यदि आपने इस साल इसको मेंटेन किया तो आने वाले भविष्य में आप चाहे क्लर्कियल एग्जाम दें, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का एग्जाम दें, हर जगह काम करेगा। चलो, ये तो रहा अपना प्रचार। अब आगे आप दे दीजिए अपना समाचार अच्छा सा पढ़ने का। वी आर रीडिंग बलगत की। चलो, बर्तन का आयतन 2 गुना करो। अभी सवाल वही चल रहा। हाँ जी, हमें स्पीड से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे स्लो हैं। स्लो ही रिएक्शन को निर्धारित करता, अभी कुछ देर के बाद बताएंगे। स्लो ही रिएक्शन को निर्धारित करता है, ये भी कोटिये का बात है। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। फिर वही लिखेंगे सर जी? हाँ लिखेंगे। R1 अब की मान लो इसको के ए पुरनका वाला -1 जो वेग नियम दिया गया था। R2 अब की बार क्या करना है भैया? आयतन तो बताओ, सांद्रता होती क्या है? सांद्रता होती है बच्चा मोल बटा आयतन। मोलों की संख्या आयतन लीटर में, तो मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर। बताओ, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी? घटेगी। जब ये 2 गुना बढ़ी तो ये आधा हो जाएगी, कोई दिक्कत। जब ये 4 गुना बढ़ेगा तो ये 1/4 चौथाई हो जाएगा। जी हो जाएगा। इस बात को बच्चे अभी स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत नोट कर लें, नहीं तो मैं कहीं इसको लिखा दूंगा। सांद्रता का आयतन के साथ उल्टा संबंध होता है बच्चों। जब उल्टा संबंध है, आप तो जानते हैं मोल प्रति लीटर का मतलब वही है। तो काम कर दो यार, ये 2 गुना हो गया तो हाई आधा हो गया होगा। a/2 के पावर 2 हाई हो रहा होगा b/2 के -1। मेरे समझदार बच्चों, सेकंड में फर्स्ट की भाग दे दो और निकाल लेना तुम अपने से क्या आंसर। वेरी वेरी गुड बॉयज। सॉल्व इट विथ योर सेल्फ बाय योर हेल्प। हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बात होगी। तो भैया ई खत्म हुआ हमारा ये इकट्ठे 5-6 सवाल। अब आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस बात का डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई के क्या है, भाई वेग नियम क्या है, भाई इनिशियल रेट मेथड क्या है, वो प्रयोगों से कैसे निकाला जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन खारिज कैसे हो गया था, लॉ ऑफ मास एक्शन की वैलिडिटी कहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, और भी बहुत कुछ, वो सारी बातें जो हम लोग पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अब आर्डर के इन क्वेश्चनों से आगे बढ़ करके आप हमको आर्डर दीजिए कि हम अब आपको आगे लेके जाएं। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। आओ चलें आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ नए तथ्यों के साथ जो कोटि पे ही बातें हैं। अभी भी कोटि चल रही है, अभी भी हम लोग कोटि पढ़ रहे हैं। देख लीजिए कोटि का क्या मैटर है। अभी भी हमारा आर्डर ही चल रहा है, लेकिन आर्डर के वे सब सारे सवाल खत्म हुए जहां पे सांता का रेट के साथ कैसे कैसे क्या संबंध था। अब हम आर्डर को दूसरे स्टेप में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? लेट्स कम टू द पॉइंट। खत्म करो ये सब बातें, सब रिवीजन है मामला। कौन लड़का अपनी कॉपी को 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार पढ़ लेता है बिफोर द बोर्ड एग्जाम, वही लड़का आगे जाएगा हर किसी एग्जाम में। बार बार कहते हैं। चलिए, आपको अपने शिक्षकों के अनुभव का फायदा लेना चाहिए। यही आपकी उम्र है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। बड़ा पोटेंशियल है। नए नए हार्मोन आए हैं अभी। ओके भैया। अब थोड़ा सा एक बात बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन की परिभाषा क्यों लिखा देते हैं? क्योंकि सर जी आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, अब परिभाषा भी थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। जी, अब आपके समझ में आएगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखो बच्चों। क्या है? नंबर ऑफ, मेरे यूपी के बच्चे जो बोर्ड के हैं हिंदी मोड के, वो ज़्यादातर अंग्रेजी के सब समझ जाते हैं। कुछ भी मैं लिखता हूँ सब समझ जा रहे हैं आजकल। कैसे लिख रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
number of reactant molecules which determine, क्या डिटरमाइन करते हैं, द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो वेग नियम की व्याख्या करते हैं, जो डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, is called, ऐसे लिख देते हैं यार, called order of the reaction, या एक प्यारी सी परिभाषा, क्या प्यारी सी परिभाषा है, the number of molecules which affect the reactant molecules, भैया उस तरह स्पीसीज का आना चाहिए, जातियां हैं, उत्प्रेरक विभाग ले लेता है, उत्पाद विभाग ले लेता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिख लो भैया, इसलिए क्योंकि रिएक्शन तो कोई भी कर सकता है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which determine the speed of the reaction, क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हिंदी वाले प्यारे बच्चों हिंदी में लिख डालो, मैं लिखता हूं हिंदी में। अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को रट डालना ऐसे, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो क्या निर्धारित करती है, जो वेग नियम निर्धारित करती है। कितना सरल है, जो वेग नियम निर्धारण करे वही कोट ही है, जो वेग का निर्धारण करे, वेग नियम का, जो वेग नियम का निर्धारित करती है, व्याख्या करती है, कोटि कहलाती है बच्चों। चलो दूसरे वाले तुम लोग अपने से बना के लिख लो हिंदी में, सब तेज बच्चे हैं। क्या लिखा है, नंबर ऑफ अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो डिटरमाइन करती है स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिससे अभिक्रिया के वेग दर को प्रभावित करती है, विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे लिख दो ज्यादा बेहतर है। विच, जो हम बार बार, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ज्यादा कुछ अच्छा हो गया क्योंकि बार बार जब यही पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट परिभाषा है? क्योंकि पहले तो आपसे यही बोर्ड में पूछा जाएगा कि कोट की परिभाषा लिखो, प्रथम कोट, शून्य कोट के 2 उदाहरण दे दो, और कुछ ऐसा भी सवाल दे सकता है जिसमें आपको अभी न्यूमेरिकल्स लगाए। तो कोट की परिभाषा तो आप ऐसे एकदम रिमेंबर, रटना और रिमेंबर करने का मतलब यही होता है कि रटना रट्टू तोता होता है, रिमेंबर समझ के याद किया जाता है, भूल जाते हैं तब भी बता देते हैं कुछ न कुछ। अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, लो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो वेग नियम का निर्धारण करती है, दैट इज नोन एज ऑर्डर। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो वेग नियम को लिखती है, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो वेग नियम का निर्धारण करती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच डिटरमाइन द रेट लॉ, क्या दिक्कत है यार, जो रेट लॉ बताए दैट इज ऑर्डर, जो रेट लॉ की व्याख्या करे, जो वेग नियम की व्याख्या करे वही कोट कहलाता है। इसमें कहीं किसी को शक, कोई बात, कोई प्रॉब्लम तो लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि यही न रहे कि कुल तो मालूम है साहब, कोट के परिभाषा ना मालूम है। लिख ले लोगन। ओके बच्चों, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। मिटाएं, यस। ये लो मिट गया। अभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बच्चे हों, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको हिंदी इंग्लिश में यदि कहीं कोई समस्या हो रही हो तो कुछ और भी मैं सुधार कर सकता हूँ, तो उस सुधार को भी बताइए।
ओके भैया। अब सुन लो, थोड़ा एक कुछ बातें नोट बना के लिख लेते हैं। लेट्स नोटिफाई दैट। कुछ नोट है। नोट क्या है भैया? बड़ा सिंपल नोट है कि कोई भी रिएक्शन सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल रिएक्शन, यानी सरल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? लिख दे रहा हूं, सरल क्रिया। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बोले तो जटिल अभिक्रिया। क्या होता है सर? ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सॉरी, जो सिंपल रिएक्शन होती है वह वन स्टेप रिएक्शन होती है। एक पद में वन स्टेप रिएक्शन, एक पद में खत्म, एक कदम शुरू भइल खत्म हो गई अभिकारक मिलने। हाई क्या होता है? मल्टी स्टेप रिएक्शन रहती है। क्या रहती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन रहती है। इसका मतलब कई पदों में चलती है। कैसे चलती है? कई पदों में। तो कई पदों में चलती है तो सुनो ध्यान से, जो पद मैं क्या बोला? रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, सरल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया। बोलो भैया। सरल ओके कहल जाला जो यक्के दाई में खत्म हो जाए, शुरुआत हुई खत्म हो गई यक्के बार में। ठीक। कैसे टिक? H2I2 से बेचारा मिला, HI का निर्माण कर दिया, सर हो गया। मल्टी स्टेप रिएक्शन जो कई पदों में चले, यानी कि यक्के रिएक्शन है, एक फर्स्ट पद में चली, फिर सेकंड पद में चली, फिर थर्ड पद में चली, फोर्थ पद में, या कितने पदों में चले, लेकिन जब सारे पदों को जोड़ा जाएगा तो वही मेन रिएक्शन पैदा हो जाएगी। अभी सीखो, थोड़ा ध्यान। तो जो हाँ, जब कई पदों में चलेगी तो जो पद धीमा है, मिनिमम है, जो पद धीमा है वही वेग निर्धारण करता है। वेग निर्धारण करता है और वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होता है। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से लिखिएगा, लिखने में प्रयुक्त होता है। देख लो भैया, कहीं कुछ गलती हो तो नहीं। जो पद धीमा है, इंग्लिश में लिख दें, लिख लो, स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइन। स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइन मतलब निर्धारित करता है, डिटरमाइन द रेट ला। क्या डिटरमाइन करता है? रेट ला। चलो भैया, बात तो खत्म हुई इतना, पहले ये बात तो लिख डालो। There are two types of reactions: simple reaction, complex reaction. Simple reactions govern in one step, complex reaction governs in multi-step. The step which is slowest that determines the rate law. जे धीरे धीरे चली वह निर्धारण करी वेग के। जो धीमा है वही वेग का निर्धारण करता है, जो कम है संख्या में वो अभी वेग का निर्धारण करता है। कौन, कैसे, कब? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो भैया। आप मेरा इसके बाद थोड़ा लिख देंगे? मिटाने वाला क्या हुआ बेटा? नोट हो गए भैया? यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे छात्रों, पहले तो आप विश्वास खुद में लाइए, फिर हम पे लाइए, ठीक है ना? आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो सुपाच्य है, जो आपके लायक है और जितना आपके लायक है। ये सब बातें नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो ऐसी बात नहीं, याद तो करोगे, परीक्षा में पास भी हो जाओगे, लेकिन कब कहाँ काम एप्लीकेशन करने को आ जाए तो हो सकता है उस समय जिंदगी में निराश हो। तो ऐसा काम ना करिए, ठीक है ना? आपको एकदम मन से पढ़ाया जा रहा है, एकदम डिटरमाइन किया जा रहा है कि आपको कैसे पढ़ाया जाए कि अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एकदम बेहतर अभ्यर्थी बने। और जब आप नीट के या जेई के एग्जाम के लिए जाएं, आप एनडीए के एग्जाम के लिए जाएं, आप एयरफोर्स के एग्जाम के लिए जाएं, आप नेवी के एग्जाम के लिए जाएं, आप एसएससी के एग्जाम के लिए जाएं, तो तुम्हारी संभावना अच्छे लड़कों में रहे, आपकी प्रोबेबिलिटी उन लड़कों में रहे जो प्रोन टुवर्ड्स द कंपटीशन, जो संवेदनशील हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति। और यह तब संभव है जब आप मेरी कही हुई बातों को लिख रही हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। देखो ना यार, कई बतिया कह दाएं बोल रहे हैं, जानते हैं हम स्लो चलते हैं,
हम स्लो चलते हैं क्योंकि यह वेग का निर्धारण करेगा आगे आप लोगों का। फास्ट चलेंगे तो फास्ट लड़कों की संख्या की थोड़ी कमी है। हमारा देश ही कुछ ऐसा है, का चुप साध रहा बलवाना। यहाँ एक से एक बलवान पड़े हैं, जब तक कहा ना तब तक का नाम कुछ कर ही वाले ना हुए। ठीक है, विनोबा भावे जी ने ये पद लिखा है, जामवंत जी ने हनुमान जी के प्रकरण में कहा था। हम भी आपको यही मोटिवेट करते हैं, भैया चुप मत बैठिए। केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री, इस केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद फिजिकल केमिस्ट्री चलती रहेगी, लेकिन मेजर पोर्शन ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। एक मस्त पोर्शन सा है, पढ़ने में मज़ा भी आता है, कैसे क्या होता है, टूट फूट मरम्मत क्या चलता है, क्या रिएक्शन होती हैं, सब पढ़ेंगे। हाँ, तो व्हाट आई टोल्ड, हमने अभी क्या बोला, हमने ये बोला कि यदि कोनो रिएक्शन कई पद में चल रही है, यदि कोई रिएक्शन कई पदों में चल रही है, तो कई पदों में चल रही है तो कोई पद स्लो चलेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी स्पीड स्लो रहेगी। कोई जो पद सबसे धीमा होगा, जिसकी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, वही डिटरमाइन करेगा रेट लॉ को। तो ये क्या सर, आप क्या कैसे बोल रहे हैं? तो ये ऐसे बोल रहे हैं, देखिए जो कम हो कैसे निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो भैया हमको एक घर बनाना है, घर बनता है ईंट से, घर बनता है सीमेंट से, घर बनता है बालू से, और घर में चाहिए कुछ सरिया इत्यादि भी, कुछ मिस्त्री मजदूर भी, मिस्त्री चाहिए, कुछ मजदूर चाहिए। इतनी बड़ी रिएक्शन हो रही, देखो कितने अभिकारक हैं। ये सारे लोग मिल करके बना रहे हैं होम। आपका प्यारा होम बनने वाला है भाई। ये लोग रिएक्टेंट हैं, अभिकारक पक्ष के लोग हैं, और ये उत्पाद बनने वाला है घर। कोई बात, कोई समस्या इसमें जी नहीं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 लोग मिल करके इस रिएक्शन को निर्धारित कर रहे हैं, यानी उत्पाद को बना रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। कैसे कुछ हुआ भाई? हमने ईंट मंगवा ली 2 टाली, घर बनवाना शुरू कर रहे हो। हमने बालू मंगवा लिया पूरा एक बड़ा ट्रक 16 टायरा वाला। सरिया भी 4 कुंटल 5 कुंटल मंगवा लो भैया, 5 क्विंटल सरिया मंगा लिए। 2 ठे बढ़िया मिस्त्री पकड़ लिए, और हर मिस्त्री के पीछे 2 मजदूर दे दिए, 4 ठे मजदूर दे दिए। चलो समझ में आ रहा? अच्छा हाँ, सीमेंट, सीमेंट भैया ऐसा है कि 10 किलो है हमारे पास, सीमेंट हमारे पास 10 किलो है। क्या होगा? जैसे घर बनना शुरू होगा, मसाला बना चालू नहीं हुआ कि 10 किलो एक कदम पलटाए गया, और मसाला बनत ना है कि मिस्त्री मजदूर ने बोल दिया कि मलिकार घर अब नहीं बन पाएगा, सीमेंट खत्म। क्योंकि जब सीमेंटिया ना रेत का घर बनेगा। बोलो भैया, ध्यान से समझो इस इमेजिनरी रिएक्शन को, इस काल्पनिक अभिक्रिया को ध्यान से समझिए। कुल तो ढेर ढेर रहा है, 5 कुंटल फलाना ढकाना सब कुछ ढेर ढेर है, लेकिन सीमेंटवा केवल 10 किलो लेके नहीं, आधी बोरिया, आधी बोरिया से कम। जैसे पलटा, मसाला बनाया मजदूर ने, बस तुरंत एकदम रिएक्शन स्टॉप, काम खत्म। अच्छा, तो ऐसा क्या किया जाए भैया? इसको ऐसा करते हैं सर, इसको 100 बोरी मंगा लीजिए, 100 बोरी सीमेंट मंगा लिए। चलिए ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई कि नहीं बताओ? जब ये कम था तो यह रुक गया, घर का बनना रुक गया, यानी कि इस इतने लोगों के रहने से कोई मतलब नहीं है। सीमेंट ने निर्धारित किया घर बनेगा कि नहीं बनेगा, घर बनने की दर स्पीड खत्म हो गई, एकदम घर स्टॉप हो गया, ये था ही नहीं। अब क्या किया मैंने? 100 बोरी इसको मंगा लिया, एक ट्रक बालू था, ये था, ये था, ये लोग सभी लोग थे। ईंट भैया हम मंगा ले रहे हैं 50 ठे, 50 ठे ईंटा मंगा ले रहे हैं अब की बार। अरे ये क्या हुआ? जैसे मिस्त्री 2 मिस्त्री 4 मजदूर होंगे, एक के बार में पैड पे चढ़ाएंगे, तुरंत का नाम मिस्त्री कहेगा कि ईंटा ले आओ। तो तुम ईंटा कहां से दोगे? यानी 50 ईंटा रखे थे, इतनी बड़ा घर बनवा रहे थे, रख ले डाला ईंटा 50 थे। तो बताओ, अभी सीमेंट निर्धारित कर रहा था घर बनने की दर, अब कौन निर्धारित कर दिया है? ईंटा ने निर्धारित कर दिया कि घर बनी कि रुक जाएगी। ऐसे आप किसी को भी वेरिएबल बनाओ, किसी को भी वेरिएबल बनाओ। कुल मंगा लेने भैया, ठीक है 5000 ईंटा मंगा लेनी, 2 टाली ईंटा मंगा लिए हैं सर। चलो अब तो ठीक कर दिए, अब तो सब सही चला। देखो इस समय ठक ठक
सब कुछ एकदम फटाफट है, घर चलता रहेगा 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक कंटिन्यू काम चलेगा, पूरा माल है ना। घर की स्पीड देखो फिर बदलना है, रेट ऑफ रिएक्शन। मजदूर चारों चारों ना आए, एक ठे मिस्त्रियों ना आयल, मिस्त्री एक ठे बचल, घर बनावा आयल है एक ठे मिस्त्री। अपना ही मसाला बनाएगा, अपना ही मजदूरी करेगा, उसको पैड पे चढ़ाएगा, फिर ओकरे बाद खुद चढ़ी, तब ओकरे बाद मकान बनाई। अरे मकान इतना चीज रहले का कोनो मतलब ना, इतना इतना सब कुछ था, मिस्त्री अकेले बेचारा है, मतलब पूरे घर को बनाने वाला। यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेरी 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 स्लो। समझे? जो मात्रा में कम है, जो स्लो है, वही वेग का निर्धारण कर रहा है। और भी कुछ ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। क्या आप इस बात को समझ गए हैं कि कैसे जिसकी मात्रा कम होती है वह स्टेप का निर्धारण करता है? बायोलॉजी में भी इसका प्रयोग है। लिबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते होंगे वो पढ़े होंगे लॉ ऑफ मिनिमम, सीमांत का सिद्धांत। वैज्ञानिक का नाम था लिबिग। ठीक है, कुछ केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। क्या समझ गए हो जी? समझ गए हैं? चलो एक बात और बता देता हूं, एक छोटी सी और बात बताते हैं, एक और उदाहरण, एक छोटा सा और, इसके बाद बात ही खत्म कर देते हैं। लो भैया एक काम करते हैं, इंजन है, चेसिस चेचिस चेचिस पेचिस नहीं, चेचिस मतलब जो ऊपरा बॉडी रहती है, और पहिया मिल के बना रही है कार, एक कंपनी हुंडई वाली। चलो इंजन है, चेचिस है, पहिया मिलके कार बन जा रहे हैं। इंजीनियर लोग, मिस्त्री लोग, मजदूर लोग मिलकर के बना रहे हैं। अब बताओ भैया, देखो देखो जो कम है वो कैसे डिसाइड कर रहा है। एक दिन में बताओ 10 ठे चेचिस बन रही है, 40 ठे पहिया बन रहा है, लेकिन इंजन केवल एक बन रहा है, तो कार बनेगी एक ठे, एक कार बनेगी, क्योंकि इंजन है एक ठे बना था। बच्चे समझ रहे होंगे? अगर बताओ, देखो चेचिस यानी जो बॉडी है, अभी चेचिस नहीं जानते हो, हई पहिया हो गया, हई चेचिस हो गई कार के, तो और इंजन यही में बाय, हई इंजन में पूरे दिना भर में एक ठे बना था खाली, और 10 ठे का नाम चेचिस बन जा रही है, 40 ठे पहिया बना रहे, यानी 10 गाड़ी, 40 पहिया का मतलब 10 गाड़ी और 10 चेचिस, लेकिन इंजन 10 ठे हईबे ना करे। अगर 10 ठे इंजन बना तो रोज 10 कार बनती। बात सही है? बात सही है? आप लोग ऐसे करो, यानी कि यहाँ पे इंजन ने निर्धारित किया, यहाँ पे कौन निर्धारित किया? यहाँ जो संख्या में कम उसने निर्धारित कर दिया, ऐसा ऐसा है। ठीक है, बाकी बच्चे समझ गए होंगे। मैं चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि भैया ऐसा करो, इंजन 10 ठे बना दो, चेचिस रोज 2 ठे बनती है, और पहिया रोज 40 ठे बन रहा है। अरे ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। 10 कार रोज बनत, लेकिन चेचिस ये 2 ठे, यानी अब की बार कार को निर्धारण, कार बनने की दर को कौन निर्धारित कर रहा है? चेचिस। सब बच्चे समझ गए हैं? Have you understood what I said? आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, आप समझ गए। यदि आप समझ गए तो अब हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रियाओं में जो स्लोवेस्ट स्टेप की रिएक्शंस रहती हैं वही निर्धारण करती हैं वेग का। बच्चे समझ चुके होंगे। चलिए, आपके समझने के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आज की ये पूरी बात हम लोग पढ़ लिए कि क्या क्या था। समय हो गया है। आपको यदि कहीं पर कोई भी समस्या आ रही है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और भी यदि कहीं भी किसी भी बच्चे को किसी इस मैटर में समस्या या समाधान लेना है कि कौन चैप्टर कब पढ़ाया जाएगा, तो मैंने बताया कि एक दिन मैं आपको एक अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास दूंगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन चैप्टर कब कैसे शुरू हो रहा है। फिलहाल आप फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स का आनंद लीजिए। आने वाले 2-3 क्लासेस में केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी। इसी के साथ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।